प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन मुद्दों पर बात की वो वही मुद्दे थे जो हर आम आदमी बिहार को दूर से देख करके सोचता है और चाहता है कि मुझे ताकत मिल जाए तो सब कुछ बदल दूंगा। उन्होंने 3000 किलोमीटर की पदयात्रा और 18,000 लोगों से मिलने का लक्ष्य रखा है। यात्रा की अवधि तकरीबन 1 साल है। मिलने में लगने वाले समय का अनुमानित जो कालखंड है वो 3 महीने का है। पैसा कहां से आएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर वोट होगा तो नोट भी आ जाएगा, जिससे हम समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियों का फंडा क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चलाया कैसे जाता है। यह प्रशांत किशोर से बेहतर छोटे में कोई और नहीं समझा सकता था। यह भी उन्होंने दोहराया कि नीतीश कुमार जी ने बीते 15 वर्षों में बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनके अच्छे काम किए जा रहे हैं उसके हिसाब से बिहार कभी बेहतर नहीं बन पाएगा, कम से कम आने वाले 10, 20, 30 सालों में। उसके हिसाब से बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रशांत किशोर जन भागीदारी को अपनी होने वाली राजनीतिक पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण तत्व के तौर पर रख रहे हैं। उन्होंने कभी भी बिहार न छोड़ने का संकल्प दोहराया है। प्रशांत किशोर खुद को एक तरीके से मसीहा बता रहे हैं, जिसके पास बेहतर बिहार को देख सकने वाली बीनाई है और वो बीनाई पूरे बिहार को देना चाहता है और चाहता है कि सभी की नजरों में एक ऐसा ख्वाब पले जिससे बिहार बदल सके और वो बिहार को बदलने का ख्वाब देख सके, जिसको जमीन पर लाने के लिए प्रशांत किशोर एक मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आएंगे। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी मेरी नहीं होगी, मैं भी एक अदना सा कार्यकर्ता रहूंगा। सुनी सुनी सी बात लगती है। अरविंद केजरीवाल कभी ऐसी ही बातें किया करते थे। खैर, जो कुछ प्रशांत किशोर ने कहा है और जो कुछ भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 1 घंटे की रही, उस दौरान उनके कहे से क्या परिलक्षित होता है उस पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। सबसे पहली बात, प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो किसी भी राजनीतिक दल की घोषणा करने के लिए नहीं बैठे हैं। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है। फिलहाल वो पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे 8 महीने से 1 वर्षों में। अगले 3 महीनों में वो 18,000 ऐसे लोगों से मिलने का लक्ष्य रख रहे हैं जिनके पास बिहार को लेकर के बेहतर विजन है, बेहतर एक आईसाइट है, बेहतर बीनाई है, जिससे वो बेहतर बिहार देख सकते हैं, जो बिहार को बदलने में यकीन रखते हैं, सकारात्मक ढंग से बिहार को लेकर के सोचते हैं। ऐसे 18,000 लोगों से मिलने का प्रस्ताव प्रशांत किशोर ने रखा है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि अगर उन तमाम लोगों में मेजॉरिटी जो बहुमत होगा एक लोकतांत्रिक ढंग से, कि अगर बहुमत यह चाहता है कि एक राजनीतिक पार्टी बनाई जाए, राजनीतिक संगठन बनाया जाए, तो प्रशांत किशोर भी उसका हिस्सा बनना चाहेंगे, एक सदस्य के तौर पर पार्टी में रहेंगे। इसके अलावा एक और सवाल उनसे आया। उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल पूछा गया कि किस तरीके से यह यकीन कर लिया जाए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी को नई जगह बिहार में बना करके नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने साफ किया कि 2 मई 2021 को बंगाल के जब नतीजे आए उसके बाद से मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अब पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम नहीं करूंगा। हालांकि उन्होंने इस बात को बड़ी चतुराई से कहा कि आईपैक काम करती रहेगी, लेकिन मेरा कोई आधिकारिक संबंध नहीं रहेगा। अनाधिकारिक संबंध कैसा रहेगा इस पर प्रशांत किशोर ने कुछ कहा नहीं और उसमें जाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हर किसी की एक निजी जिंदगी होती है। इसके अलावा जो सबसे कठिन सवाल प्रशांत किशोर से पूछा गया वो यही था कि आप अगड़ी जाति से आते हैं, आगे क्या? बिहार में अगड़ी जाति की राजनीति तेज हो रही है, राष्ट्रीय जनता दल एक तरीके से नई सियासत खड़ी करना चाह रही है, तो क्या आप भी अगड़ी जाति की सियासत करेंगे? तो उन्होंने इसका जवाब बड़े खूबसूरती से दिया। उन्होंने कहा कि मुद्दों से काम चलाया जा सकता है और बिहार के बारे में जो कहा जाता है कि मुद्दों से काम नहीं चलता है, यहां की राजनीति नहीं चलती है, मैं उस मिथक को तोड़ने के लिए आया हूं। कास्ट ड्रिवन पॉलिटिक्स के लिए बहुत बढ़िया उन्होंने उदाहरण दिया कि बिहार ने जो जाति आधारित राजनीति है उसको तोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण दिया है। नरेंद्र मोदी को यहां से बहुत सारा वोट और बहुत सारी सीटें दे करके उन्होंने उदाहरण दिया कि नरेंद्र मोदी की जो जाति है उस जाति के कितने लोग बिहार में हैं, इस संख्या को ढूंढिएगा और उसके बाद बताइएगा कि बिहार की जनता क्या सिर्फ जातिवाद के आधार पर वोट करती है, और अगर ऐसा है तो फिर बिहार में नरेंद्र मोदी को 1 सीट भी नहीं जीतनी थी। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि अगर बिहार की जनता को एक बेहतर ऑप्शन दिया जाए, एक बेहतर उपाय दिया जाए, एक बेहतर आदमी सामने खड़ा किया जाए, एक बेहतर विजन दिया जाए, तो बिहार भी सिर्फ जाति के आधार पर वोट नहीं करेगा और अन्य मुद्दों पर भी वोट करेगा। उन्होंने इस बात के लिए साफ किया कि बिहार में नई सोच आएगी।
साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि किसी ने बिहार के मुद्दों को बीते 30 सालों में समझने के लिए समय नहीं दिया है। मैं इसीलिए चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का फिलहाल हिस्सा नहीं हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बिहार को समझ सकूं और बीते 1 साल में मैंने अपना पूरा समय खपाया है इसी में कि मैं समझ सकूं कि बिहार की समस्याएं क्या हैं, बिहार काम कैसे करता है और बिहार को किन चीजों की जरूरत है ताकि बिहार बेहतर हो सके। वो इस बात का विजन पेश कर रहे थे कि आने वाले 10 वर्षों में मैं चाहता हूं कि जो शीर्ष के राज्य हैं, जो विकसित राज्य हैं, विकासशील राज्य हैं, जो अच्छे सुख सुविधाओं से लैस राज्य हैं, जहां शहरीकरण तेजी से हुआ है, जहां के लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन राज्यों की श्रेणी में बिहार आ सके, इसके लिए मैं बिहार में आकर के काम करूंगा एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर। इसके बाद फिर वही सवाल जो घुमा फिरा करके प्रशांत किशोर की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे करीबन 10 बार पूछा गया कि इतने लोगों के साथ काम करने के बाद आप यकीन कैसे दिलवा सकते हैं कि मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। उन्होंने इस बात को बेहद सहजता से समझा और उन्होंने कहा कि मान लीजिए बहस के लिए, चर्चा के लिए मैं ये भी कह दूं कि मैं किसी के साथ बिहार में आकर के काम करूंगा तो भी बिहार के लिए ही काम करूंगा, बिहार हमारी प्राथमिकता होगी। यानी प्रशांत किशोर अपने दरवाजे नहीं बंद कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसे कहा कि बहस के लिए, यानी सपोज करने के लिए, यानी अज्यूम करने के लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए ये कि मैं किसी के साथ जा भी रहा हूं, किसी के साथ अलायंस में जाता हूं, संगठन में जाता हूं, किसी के साथ गठबंधन करता हूं, तो भी मेरे लिए बिहार फर्स्ट होगा और जिसके साथ गठबंधन करूंगा उसके लिए भी बिहार फर्स्ट होगा, तब भी मैं उसके साथ गठबंधन करूंगा। इसके बाद बात आई राजनीति के लिए तेल पानी कहां से आएगा, यानी जिस जन सुराज की बात कर रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो उन्होंने एक बात बहुत छोटे में कही कि वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। इससे बहुत सारी चीजें समझी जा सकती हैं और इसके अलावा यह भी समझा जा सकता है कि जो आदमी एक साधारण पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी बनाता है, अगर उसे जनता का साथ मिल जाए तो फिर कारोबारी और उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं उनकी कमी नहीं रह जाती है। प्रशांत किशोर ने इस फॉर्मूले को बेहद आसानी से समझा दिया। इसके अलावा एक बड़ा चर्चित बात है जो प्रशांत किशोर के साथ अक्सर जुड़ती रहती है, वो ये है कि बात बिहार की बंद क्यों कर दिया प्रशांत किशोर ने। उसको लेकर के भी सवाल उनसे पूछा गया, जबकि अगर आप वेबसाइट खोलेंगे बात बिहार की तो उसमें जो टारगेट दिया गया था 10 लाख लोग जुड़ने चाहिए, तकरीबन 12 लाख लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने उसे बंद क्यों कर दिया। तो प्रशांत किशोर ने उसके लिए कई बातें बताई। उन्होंने कहा जब हमने बात बिहार की शुरू किया था तो उसी वक्त पर कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से 10 लाख लोगों से एक साथ मिल करके और एक मूवमेंट करना और खड़ा कर पाना किसी संगठन को मुश्किल था, लगभग नामुमकिन था, लोगों के लिए खतरनाक था, इसलिए मैंने नहीं किया। इसके बाद एक और सवाल उसी पर चढ़ा दिया गया कि अगर आप बात बिहार की नहीं कर सकते थे तो बात बंगाल की कैसे कर ले गए, यानी ममता बनर्जी के लिए काम कैसे कर रहे थे अगर आपके लिए कोरोना इतना ही खतरनाक था। तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि यहां संगठन बनाने की बात थी और बंगाल में अगर आप देखेंगे तो वहां बने बनाए संगठन को दिशा देने की काम थी, ये उन्होंने उदाहरण दिया। इसके अलावा एक और बात फिर से रही कि बात बिहार का जो विजन था, बिहार फर्स्ट, क्या वो जन स्वराज में भी रहेगा। तो उन्होंने यही कहा कि बात बिहार की जो उसका विजन था, अगर आप विजन देखेंगे तो हम आपको पढ़ करके वो सुना देते हैं कि उस वेबसाइट को जब आप खोलेंगे तो वहां क्या लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है कि अगले 10 वर्षों में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों की पंक्ति में खड़ा करने की एक पहल है। हमारा इसका उद्देश्य ऐसा करने की सोच रखने वालों को जोड़ना और गांव-गांव जाकर के एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व का निर्माण करना है। ये उनकी वेबसाइट पर, बात बिहार की वेबसाइट पर लिखा हुआ मिलेगा। और प्रशांत किशोर कमोबेश वही चीज कह रहे हैं, जन स्वराज के माध्यम से भी वही फॉर्मूला है कि पंजीयन अभियान चलाएंगे, वही बात कर रहे हैं कि हम आने वाले 10 से 15 वर्षों में बिहार को टॉप 10 की सूची में रखना चाहते हैं। और यही चीज जो है जन स्वराज का भी उनका जो, अगर आप देखेंगे जो लक्ष्य उन्होंने दिए हैं इस बार, वही चीज दी है कि पंजीयन करेंगे, हम लोगों से मिलेंगे और गांव-गांव जाकर के हर कुंडी को खटखटाएंगे और वहां से जनता के साथ मिलकर के एक सशक्त राजनीतिक नेतृत्व का हम निर्माण करेंगे। उन्होंने यह साफ किया कि ये कोई नई सोच नहीं है, ये वही बातें हैं जो तब थी, यानी बात बिहार के साथ जो थी, बात बिहार की के साथ में जो थी, वही जन स्वराज के साथ में भी रहेगी। एक सवाल और आया कि जो लोग जुड़े हैं वो कौन है, जिन 18,000 लोगों के संगठन की आप बात कर रहे हैं कि आप उनसे फेस टू फेस मिलकर के, आमने सामने मिलकर के तय किया है कि ये लोग हमारे साथी होंगे, वो हैं कौन लोग। तो उन्होंने कहा कि बिहार के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग हैं जिनको बिहार के मुद्दों की समझ है, जो यहाँ के मुद्दों के समाधान परक विचार रखते हैं और समस्याओं का समाधान चाहते हैं, उनके साथ में मैं मेल मिलाप कर रहा हूं। अगले 3 महीने में तैयारी यही होगी कि उन तमाम लोगों से मिल लिया जाए।
इसके अलावा उन्होंने इस बात पर जवाब दिया जब सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार और लालू यादव में से अगर कोई एक आपको बिहार में तवज्जो दे तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो बड़ा टका सा जवाब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार और लालू मुझे तवज्जो ना दे, मेरे लिए यही अच्छा है, मेरी हस्ती इतनी बड़ी नहीं है। इसके अलावा नीतीश कुमार के साथ संबंधों पर सवाल आया। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध पिता पुत्र के जैसा ही था, एनआरसी के मुद्दे पर असहमति हुई थी और उन्होंने हमको निकाल दिया। 7 निश्चय पर सवाल पूछा गया। 7 निश्चय बिहार सरकार का बड़ा रिफॉर्मिंग मुद्दा था। अगर आप 2015 का चुनाव देखेंगे तो उस वक्त पर बड़ी बातें की गई थी 7 निश्चयों को लेकर के, और वो सब कुछ प्रशांत किशोर का किया धरा था। लेकिन फिर प्रशांत किशोर अलग हो जाते हैं मुद्दों को लेकर के। तो उनसे सवाल पूछा गया कि 7 निश्चय का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने प्लान बना करके दिया था, रूट मैप बना करके दिया था, मेरी जिम्मेदारी उसके इंप्लीमेंटेशन की नहीं थी। मैंने एजेंडा बनाया, इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी नहीं थी। यह सवाल बिहार सरकार से आपको पूछना चाहिए। और उन्होंने बार बार यही साफ करते रहे कि मैं सब कुछ छोड़ करके सब कुछ शून्य से शुरू कर रहा हूं, मैं फेल भले हो जाऊं लेकिन बिहार फर्स्ट से नहीं हटूंगा। उन्होंने साथ में यह भी स्पष्ट किया कि हम स्वराज की बात नहीं कर रहे हैं, सुराज की बात कर रहे हैं। सुराज का मतलब है उनके हिसाब से जो शासन हो वो अच्छा हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो और जन समस्याओं को खत्म करने वाला हो और समाधान परक ऐसा शासन बनाने की बात सुराज के जरिए कर रहे हैं। उन्होंने एक बात और साफ करी कि अब जो बिहार की राजनीति चला रहे लोग हैं वो ओल्ड स्कूल हो गए हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि सारे लोग जेपी आंदोलन की कक्षाओं से निकले लोग हैं, सभी लोग वही हैं जो जेपी आंदोलन से निकले थे, वही बिहार और कमोबेश हिंदुस्तान की राजनीति चला रहे हैं। अब ऐसा समय आ गया है कि एक और आंदोलन की जरूरत है जहां पर बिहार को बदलने वाले नए लोग निकल सकें। उन्होंने यही साफ किया कि बिहार में सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। उन्होंने कहा बिहार जिस रास्ते पर बीते 3 वर्षों में चला है उस पर चल करके बिहार नहीं बदल सकता, देश के अग्रणी राज्यों में कभी भी नहीं आ सकता है। यह प्रशांत किशोर का मोटा मोटा विजन था जो उन्होंने उसमें बात करी और हमने उनको निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत किया। अब कुछ चीजें हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं कि प्रशांत किशोर आखिर बिहार के लिए कर क्या सकते हैं। तो अगर आपको प्रशांत किशोर की 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के बाद कोई चेहरा नहीं याद आ रहा हो तो हम सहयोग कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखिए। जनोन्मुखी राजनीति करने की बात अरविंद केजरीवाल किया करते थे, उसी के सहारे दिल्ली की जनता ने उनको हाथों हाथ लिया और हिंदुस्तान की राजनीति में ठीक ठाक लोकप्रियता उनको मिली। प्रशांत किशोर पहले से ही अपने विजन के लिए और एक मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर अलग अलग मास्टर स्ट्रोक चलने की हैसियत प्रशांत किशोर रखते हैं। अब बिहार की राजनीति में कितनी संभावनाएं हैं उनके लिए, और खास करके ऐसे समय में जब वो कह रहे हैं कि हम जाति के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे, बेहतर बिहार बनाने के लिए लोगों को साथ में जोड़ करके चलेंगे, तो बिहार में क्या कुछ कर पाएंगे प्रशांत किशोर, ये सवाल है। और उनको इस बात पर कतई नहीं आंकना चाहिए कि वो पॉलिटिकल मैनेजमेंट करते थे तो वो पॉलिटिकल पार्टी भी अच्छी बना सकते हैं, अच्छी राजनीति भी कर सकते हैं। अगर राजनीति के लिए नेताओं का मैनेजमेंट वो कर सकते हैं तो राजनीति का मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये बात दोनों बिल्कुल अलग बात है और ये दोनों सिक्कों के 2 अलग अलग पहलू हैं। प्रशांत किशोर को भी ये बात पता है लेकिन वो कभी ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करते और उनके बारे में जब बातें की जाती हैं तो प्रशांत किशोर की हवा हवाई इस तरीके से बताई जाती है कि वो जब चाहें तब हिंदुस्तान की राजनीति में चुटकी बजा करके परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसे किसी चीज की उम्मीद करना प्रशांत किशोर से बेईमानी होगी। प्रशांत किशोर भी राजनीति की कक्षा के पहली कक्षा के अभी विद्यार्थी हैं। राजनीति में उतरना और राजनीति को समझना और राजनीति को करना और वहां सफलता पाना ये बहुत अलग चीज है राजनीति को मैनेज करने से। इसके अलावा सोशल मीडिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो जनसुराज पर उनका पहला वीडियो ट्वीट किया गया है, अभी उनका ट्विटर जनसुराज ऑनलाइन के नाम से बनाया गया है, उस पर जो पहला वीडियो शेयर किया गया है उसके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करें कि जनसुराज का मुद्दा क्या रहेगा तो उसमें आपको दिखेगा कि यहां पर बिहार में नौकरी नहीं है, धांधली और भ्रष्टाचार भयंकर है, अपराध चरम पर है, मेडिकल व्यवस्था बदहाल है और कुल मिलाकर के उनको प्रो जनता रहना है, यानी कि जनता की जबान में बात करनी है। प्रशांत किशोर इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के चल रहे हैं, जनसुराज इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के चलने की कोशिश कर रहा है। आप क्या सोचते हैं कि प्रशांत किशोर का ये जो विजन है बिहार के लिए कितना अच्छा है, आपके लिए कितना अच्छा है, कितना आप उससे जुड़ पाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बकाया वीडियो को साझा करिएगा। और भी तमाम खबरें आपको हम बताते रहेंगे। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। चुनाव आयोग ने आज बिहार की घोसी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मतदान 30 मई को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे को होगा। उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। ये सीट डॉक्टर महेंद्र प्रसाद की मृत्यु के कारण खाली हुई है। इसके अलावा एक और खबर बिहार से, बिहार की राजनीति में अलग अलग ढंग से जोरदार हलचलें मची हुई हैं। एक हलचल ये भी है कि भाजपा और जदयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, इस बात का दावा किया जा रहा है।
भारतीय जनता पार्टी राज्य में अपना सीएम बनाने की बात कर रही है, आला कमान ऐसी बात कर रही है, यह भी दावा किया जा रहा है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शहनवाज हुसैन, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है और वही पूरे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। बड़े कड़े शब्दों में उन्होंने इस बात को कहा है। इसके अलावा खबर पंजाब से, करनाल पुलिस ने आज सुबह मधुबन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे से एक इनोवा कार पकड़ी है। उसमें से 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। वो चारों युवक आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त बताए जा रहे हैं। इनके पास से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस में बड़ी खलबली मची हुई है। इनके तार जो हैं पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन रिंदा से जुड़े हुए हैं। रिंदा के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो सीमा पार से ड्रग्स की स्मगलिंग और हथियारों की स्मगलिंग में बहुत बार नाम आता है। 4-5 महीने पहले भी बहुत बड़ा इसके बारे में बातचीत हुई थी और पंजाब से ही एक व्यक्ति को पकड़ा गया था। इसके अलावा एक और खबर कश्मीर से, परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। आज नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने एक बैठक में के बाद रिपोर्ट जारी करी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की इस जो प्रक्रिया है पूरी होने के बाद यहां 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। रिपोर्ट में जम्मू संभाग में 6 और कश्मीर संभाग में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। कश्मीरी पंडितों को अलग से आरक्षण देने की भी बात इसमें की जा रही है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। 10 साल पहले सुरामा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज बस की चपेट में आने से टेम्पो में बैठे 6 मुसाफिरों की मौत हो गई थी। इस मामले में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन निगम की विशेष याचिका को खारिज करते हुए दुर्घटना में मृत गायत्री देवी के पति को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात जो हाईकोर्ट ने कही थी उसको बरकरार रखा है। 10 साल से ज्यादा वक्त हो गया है न्याय मिलने में। दुर्घटना में मरने वालों की सूची में कर्नलगंज की गायत्री देवी भी शामिल थी। गायत्री देवी प्राथमिक विद्यालय कस्तूरी में सहायक अध्यापक थी। पति रविंद्र प्रताप ने जिला न्यायालय में दावा भुगतान के लिए याचिका दाखिल की थी। सत्र न्यायालय ने 50 लाख रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने सत्र न्यायालय के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट ने 22 नवंबर 2021 को सत्र न्यायालय के फैसले को सही माना और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की अपील को खारिज कर दिया। अधिवक्ता राकेश प्रताप सिंह ने बताया कि परिवहन निगम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करके हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। 10 वर्षों के बाद इस बात का आदेश फाइनल आया है कि जो उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम है उसको 50 लाख रुपए मृतका के पति को देने होंगे। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत जॉन कैनेडी की तरफ से है, अंग्रेजी में है। वो कहते हैं, वी नीड men who can dream of things that never were। साधारण सा मतलब यह है कि हमें ऐसे लोगों, इंसानों की जरूरत है जो ऐसे सपने देख सकें जिनके बारे में कभी ना सोचा गया हो। दुनिया में नया जब कुछ भी होता है तो उसके लिए बेहद जरूरी चीज यही होती है कि कुछ ऐसे लोग हों जो ऐसा सपना देख सकें जिनके बारे में कभी नहीं सोचा गया हो। साइंटिफिक अप्रोच इसी चीज को लेकर के कहा जाता है। विचारों में भी इसी तरह से साइंटिफिक अप्रोच होना चाहिए और कुछ नया जो कभी नहीं किया गया हो, कभी नहीं सोचा गया हो, उसको करिए। जिंदगी में आगे आपको बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो संतुष्टि मिलती है वो भी बहुत अच्छी होती है। अगर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम को साझा करिएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप शो देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।